हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 3 ओवरहेड अकाउंटिंग पार्ट 2 इसके बारे में डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 है, इसमें हमने कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज काउंटिंग द टोटल ओवरहेड्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जनरली इट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। यानी कि कलेक्शन में जो टोटल ओवरहेड्स है किसी भी बिजनेस के या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उन टोटल ओवरहेड्स को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। जनरली इसके लिए जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सोर्स है उसका यूटिलाइजेशन कलेक्शन पर्पज़ के लिए किया जाता है। सो आफ्टर कलेक्शन जो एलोकेशन है वो एलोकेशन करना पड़ता है। सो एलोकेशन का मीनिंग, सिंपल मीनिंग क्या है? सो एलोकेशन इज चार्जिंग a full amount of specific overhead to specific cost center या फिर cost unit, it is called as allocation। तो allocation में फुल अमाउंट, किसी भी एक ओवरहेड की जो फुल अमाउंट है वो फुल अमाउंट किसी भी एक कॉस्ट यूनिट को या फिर कॉस्ट सेंटर को फुल्ली चार्ज करना, इसको एलोकेशन बोलते हैं। सो सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी भी एक ओवरहेड के लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर कॉस्ट सेंटर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ओवरहेड्स उसी कॉस्ट सेंटर को चार्ज किए जाते हैं, उसको एलोकेशन कहा जाता है। देन अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है? जनरली अपॉर्शनमेंट में एलोकेशन ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक ओवरहेड की फुल अमाउंट किसी एक डिपार्टमेंट को चार्ज या फिर ट्रांसफ़र नहीं की जाती। बिजनेस में जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, जो भी डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिक ओवरहेड के लिए जिम्मेदार है यानी कि रिस्पॉन्सिबल है, तो उन डिपार्टमेंट्स में कि जिसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उन दोनों डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट्स में, वो स्पेसिफिक ओवरहेड की फुल अमाउंट क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? अपॉर्शनमेंट कहते हैं। तो इसके लिए एक बेस क्या किया जाता है, लिया जाता है, रेशो में वो अपॉर्शनमेंट किया जाता है। ओके, देन रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। सो रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में क्या किया जाता है? जो अपॉर्शनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को, ओवरहेड का जो पार्ट सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुआ है या फिर सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज किया गया है, तो उस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहते हैं। तो आफ्टर रीअपॉर्शनमेंट क्या होता है? ये जो टोटल ओवरहेड्स है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या फिर किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को अब क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब ये क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। और उसके बाद जो प्रोसेस करनी पड़ती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्सॉर्शनमेंट ऑफ या फिर एब्सॉर्शन ऑफ ओवरहेड्स कहते हैं। तो ये जो यूनिट 3 है, ओवरहेड अकाउंटिंग पार्ट 2, ये जो यूनिट 3 है, इसमें हमें ये जो एब्सॉर्शन की कॉन्सेप्ट है इसके बारे में डिस्कशन करना है। अगर अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट ये कंसेप्ट क्लियर होती है, तो ये एब्सॉर्शनमेंट या फिर एब्सॉर्शन ऑफ ओवरहेड ये कंसेप्ट समझने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके लिए मैंने पहले जो कलेक्शन है, एलोकेशन है, अपॉर्शनमेंट है और रीअपॉर्शनमेंट है, इसके बारे में क्या किया है, रिव्यू दिया है। तो अब हम क्या करेंगे,
एब्सॉर्शनमेंट ऑफ या फिर एब्सॉर्शन ऑफ ओवरहेड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो आफ्टर ओवरहेड कॉस्ट हैव बीन अपॉर्शन टू प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स as well as service departments, the next step is to spread factory overhead to different products or jobs produced. This is termed as overhead absorption in cost accounting. So एक सिंपल 2 या 3 स्टेटमेंट से एक कंसेप्ट क्लियर होती है. देखो, हम जब ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में, ओवरहेड का अपॉर्शन होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जो फैक्ट्री ओवरहेड से वो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है या फिर जो जॉब्स है, उसको क्या करना पड़ता है, उन फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. सो दिस इज टर्म्ड एज ओवरहेड एब्सॉर्प्शन इन कॉस्ट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको क्या कहा जाता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहा जाता है. मैं फिर से इस पर डिस्कशन देता हूँ. जनरली जो ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाते हैं एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड से, जनरली हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेते हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड से, उन फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या करना पड़ता है, स्प्रेड, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. अमंग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट्स उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं, तो उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या करना पड़ता है, उन ओवरहेड्स को, उनका मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स को स्प्रेड करना पड़ता है, यानी कि चार्ज या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कहा जाता है. सो द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स यूके डिफाइन ओवरहेड एब्सॉर्प्शन. सो ये जो इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनाइटेड किंगडम की, उस इंस्टीट्यूट ने ओवरहेड एब्सॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन की है, देखो, द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट. सिंपल डेफिनेशन है. क्या है ये, अलॉटमेंट है किसका, ओवरहेड का. कहाँ ये अलॉटमेंट करना है, जो कॉस्ट यूनिट्स है, उन कॉस्ट यूनिट्स को ओवरहेड का अलॉटमेंट करना, जनरली उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कहते हैं. तो ये कॉस्ट यूनिट का मतलब ये स्वाभाविक में हमने देखा है. ये यूनिट का मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोमीटर हो सकता है, लीटर होता है, पाउंड होता है. ये क्या है, कॉस्ट यूनिट है. जनरली उन कॉस्ट यूनिट में ओवरहेड को क्या करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है. उसको क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन कहते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम्स. सो इस ओवरहेड एब्सॉर्प्शन को नंबर ऑफ डिफरेंट नेम से भी यह जाना जाता है, जैसे कि रिकवरी, दैट इज ओवरहेड रिकवरी, ओवरहेड एप्लीकेशन, ओवरहेड कॉस्टिंग, लेवी, बर्डन, एटसेट्रा. सो इस रेट से ओवरहेड एब्सॉर्प्शन को क्या किया जाता है, जाना जाता है. द टर्म एब्सॉर्प्शन implies दैट expenses pertaining to a producing department or cost center are finally charged or absorbed in cost of product. So absorption का मतलब क्या है, implies that expenses pertaining to producing department, यानी कि जो भी expenses that is overhead प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है या फिर किसी भी कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड है, फाइनली उस ओवरहेड को जो प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट हम डिफाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट डिफाइन करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के या फिर किसी भी कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड को जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं उसमें क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है. उसको क्या कहते हैं,
एब्सॉर्प्शन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का रिजल्ट क्या है फिर? फिर एब्सॉर्प्शन करने से क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट of the producing department includes an equitable share of total overhead of that department. So, जो भी प्रोडक्शन बिजनेस में होता है, उस प्रोडक्शन में नंबर ऑफ जो डिपार्टमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स जो है, उन नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर के जो भी ओवरहेड्स है, उन ओवरहेड का जो इक्विटेबल शेयर है, एक फेयर जो शेयर है ओवरहेड का शेयर किस में ऐड होता है? जो भी प्रोडक्शन बिजनेस में होता है, उस प्रोडक्शन में, यानी कि नंबर ऑफ जो यूनिट्स है, उन यूनिट्स में डिफरेंट प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ये एब्सॉर्प्शन का क्या है? रिजल्ट है। इन शॉर्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंसेस allotted to particular department over the units produced in that department. So एक क्या है? जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इन शॉर्ट, ये क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस अलॉटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस अलॉट किए हैं ओवर द यूनिट प्रोड्यूस्ड इन दैट डिपार्टमेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उस यूनिट्स में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है, उनको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। ये क्या है? ओवरहेड एब्सॉर्प्शन है। सो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय ओवरहेड रेट्स। सो ये जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन है, अब जो भी यूनिट्स, कॉस्ट यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, उस कॉस्ट यूनिट्स में ये ओवरहेड्स कैसे एब्सॉर्ब किए जाते हैं? जनरली अकम्प्लिश्ड बाय ओवरहेड रेट्स। सो इसके लिए ओवरहेड रेट्स को क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। तो ये ओवरहेड रेट्स का मतलब अब हमें यहाँ क्या करना है? समझना है। ओके, तो अब हम ये जो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट्स है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो देखो, ओवरहेड रेट्स रिलेटेड टू सुटेबल बेसिस और फैक्टर्स must be determined in order to absorb the overhead in cost of jobs, processes or products. The basic procedure for the calculation of overhead rate is to divide the amount of overhead expenses by the total number of units of the base selected as units of products, that is direct labor hours, machine hours, एट्सेट्रा। सो ये कंसेप्ट क्लियर हम करते हैं। क्या है? ओवरहेड रेट्स रिलेटेड टू सुटेबल बेसिस। ये ओवरहेड रेट्स क्या है? जनरली एक सुटेबल बेस होते हैं, आधार होते हैं, और एक फैक्टर्स होते हैं, मस्ट बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू एब्सॉर्ब द ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ जॉब और प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स। सो एक क्या है? एक सुटेबल बेस होता है या फिर एक फैक्टर होता है जो हम ओवरहेड कॉस्ट यूनिट में एब्सॉर्ब करने जा रहे हैं, उसको चार्ज करने के लिए, यानी कि जो भी जॉब्स है या फिर जो प्रोसेस है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उसमें ये ओवरहेड चार्ज करने के लिए जो बेस हम कंसिडर करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो भी फैक्टर हम डिटरमाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? या फिर उससे रिलेटेड एक क्या है? ओवरहेड रेट की कॉन्सेप्ट है। द बेसिक प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट इज टू डिवाइड। सो एक ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जनरली इट इज डिवाइड द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बेस सिलेक्टेड। सो ये जो टोटल ओवरहेड है, उस टोटल ओवरहेड को जो भी हम फैक्टर या फिर बेस लेने वाले हैं, उससे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जो भी फिगर मिलती है, उसको ओवरहेड रेट कहते हैं। तो ये जो बेस है, वो बेस क्या हो सकता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर जो भी डायरेक्ट लेबर आवर्स है उस डिपार्टमेंट के,
वो यहाँ बेस हो सकता है, या फिर जो मशीनरी है उसके जो वर्किंग आवर्स है वो भी इसमें क्या हो सकता है, बेस होता है। तो ये रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल मीनिंग है, जो भी टोटल ओवरहेड्स किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को हमने चार्ज किए हैं, उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ओवरहेड अब कॉस्ट यूनिट को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो रेट कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है? जो भी टोटल ओवरहेड्स है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, उस टोटल ओवरहेड को किसी भी एक बेस से, जो हम बेस लेने वाले हैं एब्सॉर्प्शन करने के लिए, उस बेस से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये जो बेस है वो बेस क्या होता है? जनरली ये नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये भी बेस हो सकता है, या फिर जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है, यानी कि डायरेक्ट लेबर्स ने कितने आवर्स का काम किया है वो आवर्स बेस हो सकता है, या फिर जो मशीन्स है उस मशीन ने कितने घंटे का मशीन आवर्स वर्कड काम किया है वो भी यहाँ क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। तो उस बेस से डिवाइड करके जो रेट मिलता है उसको ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट कहते हैं। इन ऑर्डर टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, द रेट सो कैलकुलेटेड इज मल्टीप्लाइड to the unit of the base content in each individual product, job or process. So, in arrive to the cost of each unit of production. अब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन के ईच यूनिट की अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ता है? ये जो रेट हमने कैलकुलेट किया है, रेट सो कैलकुलेटेड, उस रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इज मल्टीप्लाइड टू द यूनिट ऑफ बेस कंटेंट इन ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सो जो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या फिर जॉब या फिर जो प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ता है, जो भी यूनिट है उसके उस यूनिट को इस बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होती है, ये जो कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट है वो कैलकुलेट होती है। वो कैसे किया जाता है? इन सिंपल टर्म, द रेट एंड ओवरहेड टू बी एब्सॉर्ब इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज बिलो। पहले ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऊपर जो डिस्कशन किया है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला में यहाँ हमने प्रेजेंट किया है। ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटम ऑफ बेस, जो भी बेस हम लेने वाले हैं, बेस कौन सा हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डायरेक्ट लेबर आवर वर्क्स, या फिर मशीन आवर्स वर्क्स एटसेट्रा। तो अब बेस मिलता है। सो ओवरहेड एब्सॉर्प्शन इन प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में ओवरहेड का एब्सॉर्प्शन ईच यूनिट में कितना होगा, ओवरहेड रेट जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है यूनिट्स ऑफ द बेस कंटेंट इन द प्रोडक्ट। सो भी ये जो यूनिट्स है बेस कंटेंट इन द प्रोडक्ट, उससे यह क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरहेड प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब किए जाते हैं उस ओवरहेड की यहाँ हमें क्या मिलती है, टोटल मिलती है। तो इस तरह ये ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके जो एब्सॉर्प्शन है वो एब्सॉर्प्शन किया जाता है। तो अब ये जो ओवरहेड रेट्स है, कितने ओवरहेड रेट्स होते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सो पहला जो रेट है वो है एक्चुअल ओवरहेड रेट। पहला रेट कौन सा है, एक्चुअल ओवरहेड रेट। सो ये एक्चुअल ओवरहेड रेट क्या है, देखो, दिस रेट इज ऑब्टेन by dividing the overhead expenses incurred during the accounting period by the actual quantum, that is quantity or value of the base selected. Base means direct wages, direct labor या फिर machine hours etc. तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी overhead expenses है incurred during the accounting period, जो भी accounting period है, 1 साल का, 2 साल का, 1 महीने का, कितना भी, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसको
क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है, जो एक्चुअल क्वांटम है, जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उस एक्चुअल क्वांटम से, वो क्वांटम क्वांटिटी या फिर वैल्यू हो सकती है, उससे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो कि डायरेक्ट वेजेस होगा, डायरेक्ट लेबर होगा, लेबर या फिर मशीन आवर्स हो गए, उससे, उस बेस से उस ओवरहेड को, एक्चुअल ओवरहेड को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको एक्चुअल ओवरहेड रेट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड, एक्चुअल क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द बेस फॉर द पीरियड, या फिर एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस। सो एक क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो भी ओवरहेड्स इनकर होते हैं उसको सामने रखकर ये एक्चुअल रेट क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो it is not desirable to adopt the actual rate in practice for the purpose of recovery of overhead expenses as it suffers from the following limitations. So ये जो actual overhead rate है, generally in practice ये actual overhead rate overhead recovery के लिए, यानी कि absorption के लिए अडॉप्ट करना डिज़ायरेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके कुछ लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है, एक्चुअल ओवरहेड रेट कैन बी कॉम्प्यूटेड ओनली आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर। सो ओवरहेड रेट कब कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही ये ओवरहेड रेट क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो ये रेट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने तक, अगर वो 1 महीने का है तो 1 महीने तक, या फिर 1 साल का है तो 1 साल तक क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। देन the incidence of some of the terms of expenses like repairs, overhauling, etc. is not uniformly spread over the all accounting period. So ये जो कुछ एक्सपेंसेस है जैसे कि रिपेयर्स वगैरह, यूनिफॉर्मली ऑल अकाउंटिंग पीरियड में स्प्रेड नहीं होते, यानी कि हर दिन हर महीने में ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं होते। तो इसको ओवरहेड में जब हम काउंट करते हैं और उससे हम जो ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ये लिमिटेशन है इसकी। एक्चुअल ओवरहेड रेट्स डू नॉट प्रोवाइड एनी बेसिस फॉर कॉस्ट कंट्रोल, thus it is useful only when compared with established norms or standard. So for the purpose of cost control, ये जो एक्चुअल ओवरहेड रेट है, जो बेस है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, वो बेस ये एक्चुअल ओवरहेड रेट प्रोवाइड नहीं करते। सो ये यूजफुल कब है, ओनली व्हेन कंपेयर विथ एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। जो भी नॉर्म्स है या फिर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं अगर एस्टेब्लिश किए हैं तभी इस एक्चुअल ओवरहेड रेट को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो जनरली ये जो एक्चुअल ओवरहेड रेट है ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के लिए अप्लाई नहीं किए जाते। तो नेक्स्ट दूसरा रेट कौन सा है, ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो देखेंगे प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट क्या है। प्री डिटरमाइंड रेट इज डिटरमाइंड इन एडवांस of the actual production and it is computed by dividing the budgeted overhead expenses for the accounting period by the budget base for the period. So ये क्या है, एक प्री डिटरमाइंड, एक्चुअल के ये क्या है, रिवर्स है, यानी कि इन एडवांस जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन होने जा रहा है उससे पहले ये जो ओवरहेड रेट है वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओवरहेड रेट प्री डिटरमाइंड बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड में जो भी बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस है उसको यहाँ कंसिडर किया जाता है, और जो भी बजटेड बेस है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड उससे डिवाइड करके ये ओवरहेड रेट प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। द कंप्यूटेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल as the rate related to a particular accounting period is available for costing purposes well in advance and helps in cost control and fixing selling prices. This helps in quick preparation of cost estimates even before production activity commences
and fixing rate prices, especially in case of cost plus contract. So ये जो इन एडवांस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए जाते हैं, उससे एक या दो बेनिफिट यहाँ मिलते हैं. ये बेनिफिट कौन से होते हैं? जनरली जो भी कॉस्ट एस्टिमेट्स है या फिर जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है या फिर जो प्राइसेस फिक्स करने हैं इन एडवांस, प्रोडक्शन की प्राइस को अगर फिक्स करना है तो कॉस्ट का एस्टिमेशन करना पड़ता है, और कॉस्ट के एस्टिमेशन के लिए ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ही क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह फिलअप करने हैं, टेंडर्स वगैरह जो फिलअप करने हैं, उसके लिए टोटल कॉस्ट को जानना जरूरी होता है, और टोटल कॉस्ट को जानने के लिए ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ही क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं. इन दोज कंसर्न्स वेयर द बजटरी कंट्रोल सिस्टम is in operation, all the data for the purpose of calculation of predetermined overhead rate is available without any extra clerical cost. Overhead rate can also be calculated in those concerns by estimating the overhead cost and the basis where the system of budgetary control is not used. So generally budgetary control system जिस बिजनेस में अप्लाई होती है, उस बिजनेस में ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना या फिर डिफाइन करना क्या होता है, आसान होता है. क्यों? जनरली जो भी डेटा लगता है, बजटेड डेटा, वो इस सिस्टम के थ्रू अवेलेबल होता है, और ये रेट कैलकुलेट करना क्या होता है, आसान होता है. और बजटेड कंट्रोल सिस्टम न भी हो, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट क्या कर सकती है, कैलकुलेट कर सकती है. तो जनरली ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट ही ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के लिए क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं. इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द स्टैंडर्ड रेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट एंड द रेट इज कैलकुलेटेड एज अंडर. अगर किसी बिजनेस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सिस्टम फॉलो की जाती है, तो उस बिजनेस में प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट की जगह कौन से रेट कैलकुलेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए जा सकते हैं. सो इसमें क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड उसको कंसीडर किया जाता है, और उस ओवरहेड को, स्टैंडर्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस को स्टैंडर्ड बेस से फॉर द पीरियड डिवाइड किया जाता है. तो जो भी ओवरहेड रेट मिलता है उसको स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कहते हैं. तो ये दोनों रेट जनरली बिजनेस में क्या किए जाते हैं, एक्चुअली फॉलो किए जाते हैं. अब ब्लैंकेट और सिंगल ओवरहेड रेट. When a single overhead rate is computed for the factory as a whole, it is known as single or blanket or plant-wide rate. So अगर एक ही ओवरहेड रेट फैक्ट्री के लिए, होल फैक्ट्री के लिए कंप्यूट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो जनरली इसको क्या कहते हैं, सिंगल और ब्लैंकेट या फिर प्लांट वाइड रेट कहते हैं. तो एक क्या है, एक ओवरहेड रेट, एक स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट रहता है ब्लैंकेट. ओवरहेड कॉस्ट फॉर द एंटायर फैक्ट्री के लिए जो ओवरहेड कॉस्ट है वो यह कंसीडर की जाती है, और उसको टोटल क्वांटम है बेस सिलेक्टेड का, लेबर आवर्स, प्रोडक्शन यूनिट वगैरह, उस टोटल क्वांटम से डिवाइड किया जाता है, और एक ही रेट टोटल फैक्ट्री के लिए ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के लिए क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है. सो ब्लैंकेट रेट इज अप्लाइड इन स्मॉल कंसर्न वेयर ओनली वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड on a continuous basis, or where all the products pass through all the operations or departments and the incidence of overhead is uniform on all the departments. Thus rates are easy to compute and require less clerical cost but have a very limited use. So जो भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी डिपार्टमेंट से वो प्रोडक्शन पास होता है, और जो भी ओवरहेड से यूनिफॉर्म रहते हैं, तो उस बिजनेस हाउसेस में जनरली एक ब्लैंकेट या फिर सिंगल ओवरहेड एब्सॉर्प्शन के लिए क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है. इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, लेस क्लरिकल वर्क होता है, बट हैव अ लिमिटेड यूज़. और इस रेट का भी जनरली क्या होता है, लिमिटेड यूज़ होता है. जनरली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही इसको फॉलो किया जाता है. प्रोडक्शन कम है, एक ही प्रोडक्शन लिया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ये रेट
क्या होता है, फॉलो होता है। और फोर्थ रेट है मल्टीपल ओवरहेड रेट्स। मल्टीपल ओवरहेड रेट्स यानी कि नंबर ऑफ ओवरहेड रेट्स यहाँ कैलकुलेट किए जाते हैं, नंबर ऑफ बेस लेकर। सो देखो, व्हेन डिफरेंट रेट्स आर कंप्यूटेड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, ईच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन, ईच प्रोडक्शन फैक्टर एंड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, देन दे आर नोन एज मल्टीपल रेट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट, अदर देन दिस अगर कुछ कॉस्ट सेंटर है तो उसके ओवरहेड के लिए ओवरहेड रेट कैलकुलेट किए जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट लाइन के लिए, प्रोडक्शन फैक्टर के लिए या फिर फिक्स्ड ओवरहेड के लिए एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड के लिए जो ओवरहेड रेट्स है कैलकुलेट किए जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली मल्टीपल ओवरहेड रेट्स होते हैं एंड दे आर नोन एज मल्टीपल रेट्स। सो नंबर ऑफ ओवरहेड रेट्स जब किसी बिजनेस में कैलकुलेट किए जाते हैं तो वो सभी रेट को हम मल्टीपल ओवरहेड रेट्स कह सकते हैं। तो ओवरहेड रेट इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड एंड अपॉर्शन टू ईच कॉस्ट सेंटर, यानी कि हर एक कॉस्ट सेंटर को, हर एक डिपार्टमेंट को जो भी ओवरहेड चार्ज किए गए हैं तो उससे रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग बेस है उससे डिवाइड किया जाता है और ये ओवरहेड रेट क्या किए जाते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इस तरह ओवरहेड रेट को अप्लाई करके कॉस्ट यूनिट को ओवरहेड क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। तो इसके बारे में आज हमने क्या किया है, डिस्कशन किया है। एब्सॉर्प्शन का मतलब हमने देखा सिंपल है, जो भी टोटल ओवरहेड्स है अब कॉस्ट यूनिट में क्या करने पड़ते हैं, ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, चार्ज करने पड़ते हैं। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होने जरूरी होते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्या है, एब्सॉर्प्शन की कंसेप्ट है। और एब्सॉर्प्शन करने के लिए ओवरहेड रेट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और ये ओवरहेड रेट क्या है, कितने ओवरहेड रेट होते हैं, इसके बारे में हमने आज के लेक्चर में क्या किया है, डिस्कशन किया है। जो भी बाकी का डिस्कशन है इस ओवरहेड एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड वो अगले लेक्चर में हम करेंगे।